अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एक्वस सोल्यूशन 2 chloro 2 methyl propane reacts with sodium hydroxide. This is a nucleophilic substitution reaction. Show the mechanism for this reaction. Include all necessary curly arrows, lone pairs and relevant dipoles. तो ये एएस से हमारे पास क्वेश्चन। एएस लेवल में आपने ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ऑफ कोर्स। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो कौन सा होता है? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, और SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का रिएक्शन मैकेनिज्म याद है? देखो, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाओगे और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाओगे, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, होगा क्या कि शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ जाएगा, उसके बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो OH नेगेटिव आयन है, न्यूक्लियोफाइल है, इस पे लोन पेयर जरूर बनाना, मार्क्स कट जाएंगे वरना। जैसे एस में करते थे बिल्कुल वैसे ही है। ये फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। सर शुरू से समझा दो सर। देखो ये अशर वही है जो एएस में था ना, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है ना वो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड है ना, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ देखो आपके पास डायरेक्टली 3 एल्काइल लगे हुए हैं। अल्फा कार्बन में उसको कह रहा हूँ कार्बन अंडर कंसिडरेशन जो है अभी, जिसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। और SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म की स्कीम जो हमने एएस में पढ़ी है, बिल्कुल ये एएस का ही क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। A2 ऑर्गेनिक में दोबारा पढ़ेंगे ऑब्वियसली ये सारी चीजें, तो ये ऑर्गेनिक रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट विल टेक द शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। OH नेगेटिव आयन पे कार्बोकाइन बनेगा, जो इंटरमीडिएट बना है उस पे OH नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव कार्बन को अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। इसमें बस डायपोल्स बना डायपोल्स बनाना मत भूलना, उसके मार्क्स हैं, ठीक है। उसके अलावा डायपोल्स के अलावा ये जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है इसके मार्क्स हैं। न्यूक्लियोफाइल जो बनाया है ऑक्सीजन पे लोन पेयर जरूर बनाना, इसके मार्क्स हैं। और ये जो कर्ली एरोज जो हमने बनाए ऑब्वियसली इसके मार्क्स हैं। तो टोटल 3 मार्क्स है सारे फाइनल पूरी चीज बनाने के। सर इसकी कंडीशन क्या है? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस रूम टेम्परेचर पे हो जाता है ये। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द रेट ऑफ दिस रिएक्शन वाज इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग लार्ज एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। द ग्राफ बिलो शो द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन्होंने एक्सेस में लिया हुआ है, तो उसकी कंसेंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ेगा। कंसेंट्रेशन एल्काइल हैलाइड की चेंज कर रहे हैं, मतलब जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कंसेंट्रेशन स्टडी कर रहे हैं ना, वो एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ऑब्वियसली एल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्टेंट साइड पर है, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन तो कम होती है, ठीक है। हम लोगों ने कुछ ग्राफ देखे थे ना, जिसमें हम लोग हाफ लाइफ मेथड से ये निकाल सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं वो हमें क्या कह रहा है, हाफ लाइफ मेथड यूज करने के लिए कह रहा है या नहीं कह रहा है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में कह रहा है द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड, मतलब जो भी CH3 ब्रैकेट 3CCl दिया हुआ है ना, तो ये आपका क्लोरो, इसका जो नाम दिया हुआ है इसने 2 chloro 2 methyl propane, ठीक है, जो एएस में जिस तरह से नेमिंग करते थे। पर यहाँ पे हम जो है इंटरेस्टेड हैं किसमें, इसके ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में, और जो भी चीज अभी ये हाफ लाइफ से रिलेटेड हमसे पूछेगा ना। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड। अब इसने ना आपको बता दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। This can be confirmed from the graph using half life. What is meant by the half life of a reaction? तो half life की क्या डेफिनेशन लिखी थी?
It is a time taken for concentration of the reactant to fall half to its original value. सही है? It is a time taken for concentration of reactant to fall half to its initial concentration. लिख दो यहाँ पे, जो शुरू में concentration थी उस concentration को exactly half होने में कितना टाइम लगा, that is half life. ठीक है, आगे बढ़े. देखो SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ना, वो ये था. हम ऑर्गेनिक में फिर करेंगे रिवाइज. तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स में होता है. जैसे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हमारे पास, दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, जिसमें अल्फा कार्बन वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ है उसके साथ एक ही डायरेक्टली एल्काइल अटैच्ड हो. इसमें बेसिकली क्या होता है, जो OH सोडियम हाइड्रोक्साइड आप एक्सेस में डालोगे तो क्लोरीन पे अभी पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो इसमें जो OH नेगेटिव आइन है, न्यूक्लियोफाइल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो आ रहा है, वो डायरेक्टली इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है. ठीक है, ये इसको पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को अटैक करेगा और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ जाएगा. और इसमें होता क्या है कि बॉन्ड कार्बन क्लोरीन का ब्रेक नहीं हुआ है, वो ब्रेक हो रहा है. इसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे और OH ने बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया इसके साथ. तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट. ये इंटरमीडिएट नहीं कहलाता ट्रांजिएंट स्टेट, क्योंकि पूरा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है कोई भी अभी, ना फॉर्म हुआ है. अल्टीमेटली क्या होगा, क्लोरीन बॉन्ड विल ब्रेक एंड क्लोरीन विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन और उसकी जगह OH आ जाएगा, बॉन्ड बना देगा. ये था SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स में होता है. और SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स में होता है. टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, जिसमें अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 एल्काइल अटैच्ड हो. जैसे कि अभी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन था हमारे पास. तो इसमें भी कार्बन के ऊपर जो है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. लेकिन इसमें OH नेगेटिव आयन है, डायरेक्टली अटैक नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक नहीं करता है इसमें. इसमें पहले जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन क्लोरीन का. उसके बाद जब कार्बोकैटाइन बनेगा तो उसके बाद जैसे कार्बोकैटाइन बनेगा तो OH नेगेटिव आयन जैसे पॉजिटिव कार्बन को देखेगा तो फिर अटैक करेगा. तो जो न्यूक्लियोफाइल बनाओगे तो उसके साथ ऑक्सीजन पे लोन पेयर जरूर बनाना होता है, वरना उसका भी एक मार्क काट लेता है वो. जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा उसमें कार्बन के साथ फिर OH लग जाएगा, लाइक दिस. सही है, दोबारा पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में. आगे बढ़े अभी. अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है calculate the half life for this reaction, show all your working and show clearly any construction lines on the graph. तो हाफ लाइफ जैसे वो फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी के लिए निकालते हो ना, अब यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन पहले तो देखो कितनी है, ये वैल्यू रीड आउट करो. ये है 0.5 और 0.6 के बीच में. अब देखो 0.6 से 0.5 तक जो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स दिए हुए हैं वो 5 दिए हुए हैं. मतलब एक बॉक्स जो है वो 0.02 के बराबर है. ठीक है, तो
0.5 के ऊपर 4 बॉक्सेस है, तो मतलब ये जो वैल्यू बनेगी वो 0.58 बनेगी ना, 0.52, 54, 56, 58 और 0.6। अब देखो कंसंट्रेशन ओरिजिनल वैल्यू से हाफ हो गया ना, 0.58 का हाफ कितना होगा, 0.29। तो 0.29 कितने टाइम में हो जाएगा वो निकालने के लिए आप 0.29 की कंसंट्रेशन पे आओ। तो 0.20 के बाद 0.22, 0.24, 26, 0.28 और 0.29 यहाँ पे कहीं आएगा। ये स्केल से बनाना कंस्ट्रक्शन लाइंस। ये टाइम आ रहा है, ये पढ़ना है आपको। तो 40 और 60 के बीच में अगेन 5 बॉक्सेस है, मतलब 20 के डिफरेंस है, 5 बॉक्सेस हैं, तो एक बॉक्स जो है वो 4 सेकंड्स का होगा। तो ये बन जाएगा 44, फिर 48। तो ये वैल्यू आएगी 48 और आपका 52 के बीच में। तो इसको तुम हाफ ले लो, 49 ले लो या 50 भी ले लो, सही है। 48 माइनस 52 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 48, 49, 50 ले लो। चलो इसकी रेंज दी हुई होगी ऑब्वियसली ना, इसकी रेंज दी हुई थी 49 से लेके 53 सेकंड तक, तो इसमें आपने कोई भी वैल्यू लिख दी है तो वो सही है। ये इसकी हाफ लाइफ है जो कि अराउंड 50 सेकेंड्स आ रही है। अच्छा अभी सेकंड हाफ लाइफ पता नहीं उसने कहा है नहीं कहा, लेकिन अगर मैं सेकंड हाफ लाइफ निकालूं उसको, तो सेकंड हाफ लाइफ देखो फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ डिक्रीज होती है। तो 0.29, 0.58 को जब डिवाइड बाय 2 किया था तो हमारे पास 0.29 की वैल्यू आई थी यहाँ पे, दिस वाज 0.29। 0.29 को डिवाइडेड बाय 2 किया फर्दर, तो डेट वाज 0.145। तो 12145 यहाँ पे कहीं आएगा। ये बोला हुआ पता नहीं है या नहीं क्वेश्चन में, लेकिन मैं ना ऐसे बता रहा हूँ मैं। ये एक और हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो हाफ लाइफ आ रही है वो 50 सेकंड से 100 सेकंड तक जा रही है। सही है। तो जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ हमारे पास डिक्रीज होती है, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है, और सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ इंक्रीज होती है। तो हाँ कंफर्म हो रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर ही है। जी अशर, हाफ लाइफ जो है ना वो 50 सेकेंड्स ली है मैंने। चलें आगे बढ़े, समझ आई बात। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड वाज डबल्ड। अब मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा अगर उसका ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन चेंज है? ठीक है। नहीं सर। तो क्या कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा ना, क्या हाफ लाइफ पे फर्क पड़ेगा? हाफ लाइफ पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ना है। हाफ लाइफ जो है रिएक्टेंट की वही रहेगी चाहे उसकी कंसंट्रेशन आप जितनी भी ले लो। तो हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ना, नो चेंज। ये कह रहा है यूज द ग्राफ इन बी टू डिटरमिन द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट 80 सेकंड्स। देखो रेट ऑफ अ रिएक्शन ग्राफ से कैसे निकालोगे, अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ अ रिएक्शन निकालने के लिए कहा हुआ है ना, और ग्राफ जो है वो ऐसे कर्व बना हुआ है आपके पास। देखो दो तरह के रेट होते हैं, एक तो होता है एवरेज रेट।
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका ये है कि आप टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन देखो, जो 0.58 से जो फाइनल उसने वैल्यू दी हुई है वहां तक, तो वो 0.06 कुछ दी हुई है, 0.58 से 0.06 डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये एवरेज रेट। उसने एवरेज रेट नहीं पूछा, उसने पूछा है कि 80 सेकंड्स पे रेट कितना है। तो अगर आपको 80 सेकंड्स पे एग्जैक्ट रेट निकालना है ना, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेंजेंट बनाना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस रेट की बात चल रही है यहाँ पे, जैसे फिजिक्स में करते हो ना, तो 80 सेकंड्स पे आप ग्राफ पे एक टेंजेंट बनाओगे। तो ये जो 80 सेकंड्स है यहाँ पे, टेंजेंट बनाने का तरीका वही है, आपने स्केल से ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट को बस टच करके निकल जाए, ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करे कहीं पे। पता है ना ये बातें? और फिर उस टेंजेंट का आप क्या लोगे, ग्रेडियंट। अब ये लाइन बहुत मोटी बन गई यार, चलो चला लेते हैं इसको फिर। इस टेंजेंट का ग्रेडियंट लोगे। ग्रेडियंट कैसे लेते हैं, हम कोई दो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करते हैं, और ऐसे दो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करो जो कि एक दूसरे से काफी दूर दूर हो, मतलब मोर देन हाफ ऑफ अ लाइन अवे हो, और उसका ग्रेडियंट ले लो, तो वो 80 सेकंड्स पे जो रेट है वो बता देगा। कर लोगे ये काम? देखो एक कोऑर्डिनेट तो मैं ये ले लेता हूँ, 0 पे 0.52 वैल्यू जो आ रही है, 0,0.42, सॉरी नॉट 52। और दूसरा कोई कोऑर्डिनेट ले लो, चूज कर लो। जैसे यहाँ पे अभी ये एक्स एक्सिस पे 140, और एक 140, एक बॉक्स कितने का बना था, 5 का बना था, 160 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 5, 4 का बना था। ये थोड़ी सी लाइन ना मोटी बन गई है, बट ये 144 ले लो, 144,0। तो ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो 0 माइनस 0.42 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 होगी, और x2 माइनस x1 144 माइनस 0। तो यह आ जाएगा 0.42 डिवाइडेड बाय 144। ये नियरली आ रहा है 20.25 एक्सपोनेंट माइनस 6। कुछ ज्यादा ही छोटा आ रहा है, एक मिनट रुको। 0.42 डिवाइडेड बाय 144, सॉरी 2.91 एक्सपोनेंट माइनस 3 आ रहा है ये। 2.91 एक्सपोनेंट माइनस 3, और यूनिट क्या होगा रेट का, कंसंट्रेशन है ऊपर न्यूमरेटर में, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। रेट का यूनिट तो सेम ही रहता है। सही है। अब देखो ये सारा मैथमेटिकल काम है, और इसको करने के भी ना सारे मार्क्स है। देखो एक तो यूनिट लिखोगे, इसमें से 2 मार्क्स में तो 1 मार्क तो यूनिट का ही मिल जाएगा तुम्हें। और सिर्फ वो जो इतना लंबा काम, टेंजेंट बनाओ, ग्रेडियंट निकालो, वो काम सिर्फ 1 मार्क का है। तो अगर ग्रेडियंट निकालने का टाइम ना भी हो ना, तो यूनिट जरूर लिख के आ जाना, उसके ही मार्क्स मिल जाएगा। फिर कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट आप जो है वो रेट इक्वेशन से निकालोगे। देखो अब ये जो ऊपर आपने वैल्यू यूज की है ना, ये जो ऊपर रेट निकाला है आपने पार्ट सी में, वो रेट रखो, रेट की जगह पे 2.9 एक्सपोनेंट माइनस 3 इज इक्वल टू के की वैल्यू निकालनी है, और जिस आपने जो रेट निकाला है उसकी उस वक्त एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन, ठीक है, ऑर्डर तो आपको पता है, उसने बता दिया फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसकी कंसेंट्रेशन रखनी पड़ेगी उस टाइम, कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड जिस पे आपने 80 सेकंड पे रेट निकाला है ना, तो वो भी ग्राफ से पढ़ोगे।
तो वो यहाँ पे टेंजेंट बना है ना, अभी टेंजेंट की लाइन थोड़ी सी मोटी बन गई है बस मुझसे, तो ये 0.19 के करीब आ रही है। दिस इज 0.19, तो के की वैल्यू 2.9 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 0.19। ये रेट कांस्टेंट आ जाएगा जो कि आ रहा है 15.3 एक्सपोनेंट -3। और रेट कांस्टेंट के यूनिट देखो आपको वर्कआउट करने पड़ेंगे, वो तो चेंज होते रहेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पर रेट जो था, रेट का यूनिट तो था, रेट का यूनिट तो फिक्स रहेगा चाहे कोई भी ऑर्डर हो, किसी भी कितने भी रिएक्टेंट हो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन जो है अल्काइल हैलाइड की, वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो उस पर पावर 1 ही होगा। बस इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा के का यूनिट। सही है। अब यहाँ पे 1 मार्क है, तो मतलब ये वैल्यू और यूनिट दोनों को निकालने के आपको 1 मार्क मिलेगा। असल में जो कंसंट्रेशन पड़ी है ना 0.19, उसी पे मार्क दे देगा। ठीक है, रेट का अगर ऊपर गलत भी निकाला है तो कोई मसला नहीं। सही है, क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़े। क्वेश्चन 2। देखो सर इसमें इसका क्या है, ईयर बताएं। इसका ईयर ये लिखा हुआ है, देखो जून 13 पेपर 41 है। अच्छा, इसमें क्या रहा है, इथाइल इथेनोएट इज हाइड्रोलाइज्ड स्लोली बाय वाटर इन द फॉलोइंग एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है। अब एस्टर है, एस्टर को हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया हुआ है, वापस ब्रेक डाउन किया हुआ है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कह रहे द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल इथेनोएट वाज डिटरमिन्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल एज द रिएक्शन प्रोग्रेस। अगेन वही वाली चीज है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इसमें जो है ना, देखो जो कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट का भी ऑर्डर लेते हैं। मैं याद हो तो हमने देखा था कि अगर ए रिएक्टेंट बी रिएक्ट कर रहा है और कैटलिस्ट जो है वो सी है, तो कैटलिस्ट रेट ऑफ अ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, इसलिए वो आ जाता है रेट इक्वेशन में। अच्छा, ये कह रहा है 2 सेपरेट एक्सपेरिमेंट वर कैरिड आउट विद डिफरेंट HCl कंसंट्रेशंस। HCl क्या है, कैटलिस्ट है इसमें। ठीक है, HCl की कंसंट्रेशन चेंज करके वो देखना चाह रहा है कि क्या रेट ऑफ अ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा या नहीं। द फॉलोइंग ग्राफ शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग HCl कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। जब HCl की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो उस पे जो ग्राफ बना है ना, वो ये वाला बना है। अच्छा, फिर कह रहा है व्हेन एन एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट यूजिंग कंसंट्रेशन ऑफ HCl 0.2 मोलर, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। 0.2 मोलर जब HCl की कंसंट्रेशन ली है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर दोबारा से ऑब्जर्व की उसने दूसरे एक्सपेरिमेंट में। मतलब जब HCl की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर ली, तो दोबारा से ना ये पूरा उसने सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस ली हैं। कह रहा है प्लॉट दीज डेटा ऑन दी एक्सिस अबव एंड ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब आपने जो है ना, ये सारे ना, अब ये थोड़ा सा लंबा काम है।
करना तो है। देखो इनिशियली तो 0 पे 0.2 ही थी, तो एक कोऑर्डिनेट तो यहीं आ जाएगा। फिर 10 पे वो कह रहा है कि 0.160 हो गई है, तो 10 वैल्यू ये है, उस पे कह रहा है कि 0.16 हो गई है, तो एक कोऑर्डिनेट ये आ गया। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि 25 पे 0.115 हो गई है, 25 इज हियर, तो इस पे वैल्यू हो गई है 0.115, तो मतलब 0.1 और 12, तो 115 जो है वो 0.1 और 0.12 के बीच में पड़ेगा ना। 0.11 पड़ेगा बीच में। अब 0.15 थोड़ा सा एक ब्लॉक और ऊपर कर लो, इट वुड बी अराउंड, समझ रहे हो ना बात, क्या हो क्या रहा है? 0.115। ग्राफ तो प्लॉट कर लोगे ना सारे, सलमान, किस्सा, इज्जत, अशर। अच्छा, फिर 50 पे हो गई है 0.067, 0.06 यहाँ तक है। फिर 0.07 जो होगा बीच में होगा 6-7, थोड़ा पहले बना दो 6-7 से। 75 पे 0.038, 0.02 और 0.03, 0.035, 0.0, हाँ, तो 0.38, it would be around somewhere here। पॉइंट 100 पे 0.022, 0.022 जो होगी वो कुछ 0.2 के का पास ही समझ लो 100। और 125, अब 125 ये जो आखिरी वाला कोऑर्डिनेट है, क्योंकि 55 का दिया हुआ है ना, 45, 50, 125, 130, इस पे 0.013 दिया हुआ है, 0.013 कुछ यहाँ कहीं आएगा। अब लाइन ऑफ बेस्ट मतलब कर्व ही बनना है। सारे पॉइंट आ ही जाएंगे कर्व पे, मतलब मुझे कोई पॉइंट छोड़ना नहीं पड़ रहा इस पे। जैसे फिजिक्स में वो बनाते हो ना तुम लोग, हमें ऐसे छोड़ना नहीं पड़ेगा कोई कर्व, सारे आ जाएंगे। थोड़ा सा मैंने ग्राफ रफ बनाया हुआ है, वरना ये वाला पॉइंट भी जो है ना यहीं पे आ जाएगा। बट आई होप तुम लोगों को ग्राफ बनाना तो अच्छा आता होगा, कि फिजिक्स में भी पढ़ रहे होगे A2 में। अच्छा, क्या करवा है, क्या इसने ग्राफ बना के देखते हैं। अच्छा, ग्राफ बना के कह रहा है, यूज वन ऑफ द ग्राफ टू शो दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एस्टर दिया हुआ है ये तुम्हें, इथाइल इथेनोएट। शो ऑल योर वर्किंग एंड शो क्लियरली एनी कंस्ट्रक्शन एंड यू ड्रॉ ऑन द ग्राफ। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट रहती है। अब देखो जो ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, मैं तो वो वाला यूज करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, जैसे उसमें 0.2 था कंसंट्रेशन, जब हाफ होगी तो 0.1 हो जाएगी, तो 0.1 कितने टाइम में हुई है उसकी
उसका टाइम स्टडी करेंगे यहाँ से कितना आ रहा है, तो वो 64 सेकेंड समथिंग आ रहा है। समझ आ रहा है तुम लोगों को इस तरह से इतना बार आगे पीछे हो गई है? 64 सेकेंड। अच्छा, दूसरी हाफ लाइफ भी अगर नियर अबाउट इतनी आ रही है ना, ऑब्वियसली देयर इज अ मार्जिन ऑफ एरर। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 64 आए या 63, 62, 65 भी आ रही होगी तो ±3 के मार्जिन पे वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो 0.1 का एक और बार हाफ करोगे तो 0.05 हो जाएगा। तो 0.05 पे बिल्कुल एंड तक ही पहुंच गया ग्राफ, जो कि 125। तो 125 64 से लेके 125 सेकेंड है, मतलब दूसरी हाफ लाइफ है ना वो ये वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और पहली हाफ लाइफ जो थी वो 0 से 64 सेकेंड थी। तो दूसरी हाफ लाइफ बन रही है 125 - 64, जो कि 61 सेकेंड बनेगा ना। एक्सेप्टेबल है, ये कांस्टेंट है। तो आपने ना ये लिख देना है, आपने फर्स्ट हाफ लाइफ लिख देना 64 सेकेंड है, और सेकेंड हाफ लाइफ 60, जो भी आ रही है ना वैल्यू 61 सेकेंड आ रही है लिख दो, तो देखो नियरली इक्वल। इट मींस हाफ लाइफ इज स्टेइंग कांस्टेंट, हेंस द रिएक्शन शुड बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, जो भी एस्टर है हमारे पास। सही है। समझ आई बात? अच्छा, फिर कह रहा है यूज योर ग्राफ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HCl, शो ऑल योर वर्किंग एंड शो क्लियरली एनी कंस्ट्रक्शन लाइन यू ड्रॉ ऑन द ग्राफ। देखो दो ग्राफ बनाए ना हमने, पहला HCl विद द कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर है, दूसरा HCl विद द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर है। किस तरह करोगे ये? देखो इथाइल इथेनोएट का ऑर्डर तो उसने हाफ लाइफ से तुम्हें डिटरमिन करवा लिया। देखो जो पहला ग्राफ है वो 0.1 मोलर कंसंट्रेशन पे, और जो दूसरा ग्राफ है जो आपने बनाया है अभी वो 0.2 मोलर पे। देखो हमारे पास ना दो तरीके हैं, या तो मैं इनिशियल रेट निकालूं, बेटर वुड बी इनिशियल रेट से निकाल लें। और इनिशियल रेट दोनों ग्राफ का कैसे निकालोगे, दोनों ग्राफ पे टाइम t0 पे टेंजेंट बना लोगे, और वो जो दोनों रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ा है वो देख लोगे कि कंसंट्रेशन जो है 0.1 से 0.2 की है ना। तो उन्होंने खुद से ग्राफ बनाया हुआ था, वो 0.1 था कंसंट्रेशन ऑफ HCl। अब कंसंट्रेशन ऑफ HCl 0.2 कर दिए, तो रेट देखोगे क्या रेट डबल हुआ है या उतना ही रहा है। अगर रेट उतना ही रहा है तो भाई ये जीरो ऑर्डर है। अगर रेट डबल हुआ है तो HCl के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है। अगर रेट 4 टाइम्स बढ़ा है तो HCl के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है। सही है। इनिशियल रेट हम कैसे निकालेंगे दोनों ग्राफ का, दोनों ग्राफ के टाइम जीरो पे टेंजेंट बनाओगे, मतलब ये जो हमने कर्व बनाया ना ब्लू वाला, तो इस पे जब इसका टेंजेंट बनाओ एक, और इसका रेट ले लो, और जो दूसरा जो कर्व इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ था उसके टाइम t0 पे एक टेंजेंट बनाओ और उसका ग्रेडियंट ले लो। अब कोऑर्डिनेट ढूंढने पड़ेंगे।
भाई एक कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम हो जाएगा, 0 पे 0.2। तब जब HCl की कंसंट्रेशन, जो ब्लू वाला कर्व है, वो 0.2 मोलर पे है, तो पहला कोऑर्डिनेट तो दोनों का 0 पे 0.2 हो जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट जो रेड वाला टेलेंट है ना, वो यहाँ पे पढ़ लो एक्स एक्सिस पे, वो 25, 30, 35 और 0 है, तो 35,0। इससे रेट निकाल लो एक तो। और जब HCl की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर थी, जो जिनका कर्व उन्होंने खुद ही बना के दिया हुआ था, तो उस पे एक कोऑर्डिनेट तो 0.0, 0,0.2 हो जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना पड़ेगा, वो ना मुझे यहाँ पे क्लियर कट एक कोऑर्डिनेट ये दिख रहा है, जो 20 पे कंसंट्रेशन है 0.14। तो ग्रेडियंट निकालो जरा, कितना आ रहा है, वो रेट के बराबर होगा तुम्हारा। समझ आ रही है बात? सिर्फ मैथमेटिकल काम है इसमें। पहला रेट आ रहा है 5.7 एक्सपोनेंट -3, -3 है। अच्छा, दिस इज 5.7 एक्सपोनेंट -3, और दूसरा रेट आ रहा है 0.14 -0.2 डिवाइडेड बाय 20, ये आ रहा है 0.003। तो जब HCl की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर थी, हाँ लिखेंगे इसको। देखो भाई, जब HCl की राइट साइड पे लिख रहा हूँ मैं, HCl की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर थी, तो उसका जो रेट आया है वो 0.003 आया है, इनिशियल रेट। और जब HCl की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर हो गई है, तो उसका जो रेट आया है वो आया है 5.7 एक्सपोनेंट -3। सही है, इसको चाहो तो डेसिमल में लिख लो, इजी हो जाएगा, 0.0057, या राउंड ऑफ करके लिख लो, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। 0.0057 लिखने के बजाय इसको लिख लो 0.005 को राउंड ऑफ कर दो 6। तो देख रहे हो, रेट डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन डबल हुई है तो रेट भी डबल हो गया। तो मतलब HCl के रिस्पेक्ट से क्या है ये, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू HCl। किस्सा सलमान, अच्छा समझ आई ये बात? तो मुश्किल नहीं है इसमें कुछ, बस जो है ना, काम बड़ा लेबोरियस है, बहुत कम टाइम में इतनी सारी मैथमेटिकल चीजें करनी पड़ गई हैं। कह रहा है राइट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द रेट कांस्टेंट। तो रेट इक्वेशन में हमारे पास देखो, ये इथाइल इथेनोएट है, उसके रिस्पेक्ट से जो है वो फर्स्ट ऑर्डर आया था, और HCl के रिस्पेक्ट से भी फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। HCl कैटलिस्ट है, इथाइल इथेनोएट रिएक्टेंट है इसमें। दोनों को रेट इक्वेशन में लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर है, 1 1 है पावर, मतलब पावर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 1। अच्छा, फिर पूछ रहा है पार्ट B1 में, why is it not possible to determine the order of a reaction with respect to water in this experiment?
देखो वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ दोज रिएक्टेंट्स, क्योंकि हाइड्रोलिसिस जो हो रही है, हाइड्रोलिसिस एस्टर की वाटर की प्रेजेंस में होती है ना। हाइड्रोलिसिस को फास्ट करने के लिए हमने कैटलिस्ट लिया हुआ है, तो वाटर को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे? क्या वाटर जीरो ऑर्डर है? मतलब वाटर तो सॉल्वेंट है ना, वाटर मतलब बहुत लार्ज एक्सेस में होगा ऑब्वियसली। तो वाटर इट इज बिहेविंग एज वन ऑफ द रिएक्टेंट, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन ने चेंज नहीं होना है। वाटर कुछ कन्वर्ट थोड़ी हो रहा है किसी चीज में, जैसे कैटलिस्ट भी नहीं हो रहा, लेकिन वाटर अगर आप ज्यादा कर दो, या वाटर आपने ऑलरेडी लार्ज एक्सेस में लेना है, आप हाइड्रोलिसिस करने के लिए ऐसा नहीं है कि वाटर इतना कम डालो कि वो हाइड्रोलिसिस ही ना हो। तो वाटर की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा है। तो वाटर इज इन लार्ज एक्सेस। लार्ज एक्सेस भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख दो कि वाटर की कंसंट्रेशन विल स्टे कांस्टेंट। वाटर की कंसंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होती, आने की इक्विलिब्रियम में भी कभी कहीं चेंज नहीं हो रही थी। हमेशा याद रखो, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर स्टेज कांस्टेंट। ठीक है। आगे पार्ट 2 में कह रहा है, although ethyl ethanate concentration decreases during each experiment, HCl remains the same as its initial value। तो HCl क्यों नहीं डिक्रीज हो रहा भाई? HCl की कंसंट्रेशन क्यों नहीं डिक्रीज हो रही? HCl क्या है? कैटलिस्ट है ना, एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहा है, तो कैटलिस्ट थोड़ी ना चेंज होता है रिएक्शन में। HCl इज अ कैटलिस्ट। पूरा क्वेश्चन 9 मार्क्स का है, जो कि ऑब्वियसली मार्क्स के हिसाब से जो इस पे काम है वो काम ज्यादा है, मार्क्स कम है। मतलब मुश्किल नहीं है, मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं है इतना, लेकिन क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग काम है, और 9 मार्क्स जो है वो उसके हिसाब से थोड़े कम है। ग्राफ में जो फंसोगे ना, टेंजेंट बनाओगे, पहले तो प्लॉट करने वाला भी दे दिया, तो आप यस अनजस्टिफाइड है इसके 9 मार्क्स, लेकिन अब आता है तो आता है, क्या करें। और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं है इस तरह का, लेकिन आए हुए हैं एक दो बार। क्लियर है? समझ आई बात? अच्छा, ये इसी ईयर का एक और वेरिएंट का क्वेश्चन है, जून 13, वो पेपर 41 था, ये पेपर 42 है, तो ये जरा खुद से प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर लेना, वरना ऐसे क्वेश्चन कम ही मिलेंगे तुम्हें। तो ये लिख लो, ये होमवर्क में जो है ना खुद से ट्राई करना, और देखना है कितनी देर में आप कर पा रहे हो। समझ नहीं आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको कर लेंगे। ये जून 13 का है, पेपर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन है पेपर का। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए थे ना, ऑर्डर निकालने वाले। बाकी ये एक और आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये सेम वेरिएंट चल रहा है, जून 13 है, पेपर 42, बल्कि क्वेश्चन ही सेम है, कॉपी हुआ हुआ है। ये एक अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, ये November 11 पेपर 43 है। ठीक है, ये भी ट्राई करना, इसका भी लिख लो, November 11 पेपर 43, ऐसा ही क्वेश्चन है, बस ऑब्वियसली रिएक्टेंट चेंज है। इसका ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है।
अच्छा, इसमें मेन इक्वेशन दी भी होगी एक, पर ये थी। अच्छा, इसका थोड़ा सा कुछ पार्ट जो है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड है, हमने पढ़ा तो नहीं है अभी, लेकिन उसने अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। जितनी इंफॉर्मेशन अभी हमें गिवन है ना उसके हिसाब से हम मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन तो कर लेंगे इसका। अभी जितनी भी नॉलेज है ना उससे आप कर लोगे। ये मेन इक्वेशन दी हुई है इसकी। अच्छा, इसमें कह रहा है 4 पॉसिबल मैकेनिज्म। अब इसमें देखो ये जो है ना क्रोमियम, क्रोमियम के साथ सीओ लगा हुआ है, 6 CO मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। ये बेसिकली लिगेंड्स होते हैं। ये लिगेंड्स हम ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये कोई आसान सी बात है। फिलहाल ही इसको आप एज अ कंपाउंड कंसिडर कर लो ना। PR3 इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, PRR। ये कोई कंपाउंड नहीं है बेसिकली। आर जो है वो कोई रेडिकल है जो कि इसके साथ अटैच्ड हुआ हुआ है। इसमें कह रहा है 4 पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन आर गिवन बिलो। Draw a circle around the letter next to one mechanism which is consistent with the rate equation you have written in 3। अच्छा, रेट इक्वेशन इसकी निकालनी पड़ेगी सारा मेथड करके। क्या करें इसको अभी? या तो ये होमवर्क में इसका ग्राफ बना लो, नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला पार्ट कर लेंगे। क्या इसकी रेट इक्वेशन? देखो इसकी रेट इक्वेशन चलो मैं बता देता हूँ। इसकी जो रेट इक्वेशन बन रही है ना वो ये बन रही है। यार ये वेरिएंट है 43, 4 वेरिएंट 3 है। पेपर 4 वेरिएंट 3। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर है। मतलब अगर रेट इक्वेशन में सिर्फ यही वाला एक चीज आ रही है तो ये स्लो स्टेप में होनी चाहिए पहले तो CrCO6 जो है ना, अगर कोई इसका रिएक्शन मैकेनिज्म वो कह रहा है ABCD में से कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो जहाँ जहाँ CrCO6 स्लो स्टेप में है ना पहले तो वो चूज करो। अब पहले ए ऑप्शन में CrCO6 फास्ट स्टेप में, फास्ट स्टेप कभी भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं होता। इसी तरह CrCO6 जो है ना वो स्लो स्टेप में हमारे पास बी में। और CrCO6, अच्छा ये जो सी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें तो एक ही स्टेप है। तो इसमें हमारे पास जो मतलब ये जैसे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म था ना, ट्रांजिएंट स्टेट वाला, ये वैसा है। तो इसमें यही पूरा एक स्टेप है। और इसमें जो दो भी रिएक्टेंट है ना वो दोनों के दोनों रेट इक्वेशन में इन्वॉल्व होने चाहिए। क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होगा। जैसे वो SN2 बन रहा था वो इसी वजह से बन रहा था ना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, क्योंकि अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दोनों रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट करते हैं। लेकिन एज पर रेट इक्वेशन यहाँ पे तो PR3 तो नहीं है ना। मतलब PR3 के रिस्पेक्ट से जो है वो जीरो ऑर्डर है, तो वो तो अपेयर नहीं होगा फिर फर्स्ट स्टेप में। तो सी भी गलत हो जाएगा। डी में भी देखो स्लो स्टेप में CrCO6 तो दिया हुआ है लेकिन साथ में PR3 भी दिया हुआ है। अगर PR3 स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है तो इट मीन्स कि वो रेट इक्वेशन में उसका ऑर्डर जीरो के अलावा कुछ होना चाहिए था। तो डी भी नहीं होगा, तो हमारे पास ले दे के बी बचा है जिसमें स्लो स्टेप में सिर्फ CrCO6 है। हाँ, अब इक्वेशन देख के मैं ये नहीं बता सकता कि इसके रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है। लेकिन क्या कहते हैं, ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि हाँ रेट इक्वेशन में ये अकेला आएगा। तो हमारी जो रेट इक्वेशन है उसमें अकेला यही दिया हुआ है। सही है। आगे बढ़े।
चलो क्वेश्चन 2, इसका ईयर मैं बता देता हूँ। यह है नवंबर 8 का पेपर 4, नवंबर 8। बताओगे आंसर इसका? In the late 19th century, the two pioneers of the study of reaction kinetics, Van Harcourt and whatever, studied the reaction between hydrogen peroxide and iodide ions in acidic solution. Reaction is considered by the following steps. The general form of the rate equation is given. अब तीनों रिएक्टेंट का ABC ऑर्डर नहीं दिया हुआ, ठीक है? H2O2, आयोडाइड आयन और H पॉजिटिव आयन। अब किसी का जीरो भी हो सकता है, किसी का फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, किसी का सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है। कह रहा है सजेस्ट हाउ द अपीयरेंस ऑफ द सॉल्यूशन माइट चेंज एज द रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब जब रिएक्शन हो रहा होगा तो ऑब्जर्वेशन क्या चेंज हो रही होगी? देखो कलर्स जैसे आपने ओ लेवल से याद करते आए हो ना, आयोडीन का कलर एक्वा सॉल्यूशन में ब्राउन कलर का होता है, ठीक है? इसके अलावा तो आपको आयोडीन का कलर याद होता है, तो आयोडीन इक्वेशन में बन रही है ना प्रोडक्ट में, तो जब आयोडीन बनता है एक्वा सॉल्यूशन में तो वो सॉल्यूशन को ब्राउन कलर का कर देता है, ठीक है? सॉल्यूशन जो होगा वो ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा तो अपीयरेंस सॉल्यूशन की क्या होगी? कलरलेस टू ब्राउन। आगे कह रहे हैं सजेस्ट द वैल्यूज फॉर द ऑर्डर ए बी एंड सी इन द रेट इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। स्टेप 1 जो है वो द स्लोएस्ट ओवरऑल, स्टेप 2 इज द स्लोएस्ट ओवरऑल, स्टेप 3 इज द स्लोएस्ट ओवरऑल। मतलब आपको ये सारे केसेस कंसीडर करना है। देखो भाई, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कहोगे स्टेप 1 जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, तो आप स्टेप 1 को भी स्लोवेस्ट कहोगे। अगर आप स्टेप 1 को स्लोवेस्ट कह रहे हो तो मतलब स्टेप 1 जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप हो जाएगा आपका। अगर स्टेप 1 रेट डिटरमिनिंग स्टेप है तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके रिस्पेक्ट से जो कुछ ना कुछ ऑर्डर की वैल्यू आएगी, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर। लेकिन देखो H2O2 और I नेगेटिव, तो ये तो दोनों आपके पास मेन इक्वेशन में है ना। अच्छा अब देखो फाइनल प्रोडक्ट जो है ना हमारा H2O2 और I नेगेटिव, ये दोनों के दोनों आपके पास इनिशियल इक्वेशन में, जो मेन आपकी केमिकल इक्वेशन है उसमें दोनों अपेयर हो रहे हैं। एक काम करते हैं, पहले ना थर्ड स्टेप से समझते हैं तो वो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अगर वो कहता है कि स्टेप 3 स्लोवेस्ट है, तो अगर स्टेप 3 स्लोवेस्ट है तो वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप हो जाएगा। कह रहे हैं सबको अगर सबको ही हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कंसिडर करें तो क्या ऑर्डर आने चाहिए ए बी और सी के? तो स्टेप 3 में हमारे पास HOI जो है ना वो इनिशियल रिएक्टेंट्स में है ही नहीं, और जो चीज इनिशियल रिएक्टेंट में नहीं होती ना तो उसके रिस्पेक्ट से अगर मैं रेट देखूं तो फिर मैं रेट इक्वेशन में वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो इंटरमीडिएट बना था। तो उसको मुझे ना रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। रिप्लेस करके देखने के लिए क्या तरीका है कि मैं वो जो इंटरमीडिएट जिस रिएक्शन में बना है, जैसे स्टेप 2 में वो बना है ना HOI, तो HOI बेसिकली उसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी स्टेप 2 के रिएक्टेंट पे जो कि आईओ नेगेटिव है और H पॉजिटिव आइन है। अगर तो ये इंटरमीडिएट नहीं होता ना तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये HOI तो अपीयर ही नहीं कर रहा है ना रेट इक्वेशन में, तो मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा ऐसे रिएक्टेंट से जो कि मेन इक्वेशन में हो। तो मेन इक्वेशन में HOI नहीं है, HOI जो बन रहा है वो आईओ नेगेटिव और H पॉजिटिव आइन से बन रहा है, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दूंगा आईओ नेगेटिव और H पॉजिटिव आइन से। अच्छा अब आईओ नेगेटिव भी मेन इक्वेशन में नहीं है, H पॉजिटिव आइन तो है, चलो उसका मसला नहीं है, लेकिन आईओ नेगेटिव भी मुझे हटाना पड़ेगा। और आईओ नेगेटिव बन रहा है फर्स्ट स्टेप में फ्रॉम H2O2 और I नेगेटिव, मतलब IO नेगेटिव आइन is itself depending upon concentration of H2O2 and I नेगेटिव।
तो मैं आईओ नेगेटिव की जगह ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आईओ नेगेटिव, मैं रख दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 आई नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। अब ये तीनों के तीनों हमारे पास आ रहे हैं ना, H2O2 भी है मेन इक्वेशन में, आई नेगेटिव भी है और H पॉजिटिव आइन भी है। तो देखो जो मेन रेट इक्वेशन है उसमें, मतलब जो स्टेप 3 से अगर मैं रेट इक्वेशन बनाऊंगा, तो स्टेप 3 में जो रिएक्टेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? HOI है, H पॉजिटिव आइन है और आई नेगेटिव है। तो H पॉजिटिव आइन और आई नेगेटिव की तो बात समझ आती है, लेकिन ये जो HOI है ये नहीं था मेन इक्वेशन में। और HOI की जगह जो उसकी फाइनल वैल्यू बनी है ना, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा HOI से। जब HOI की जगह मैं रख दूंगा H2O2 जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, आई नेगेटिव और H पॉजिटिव, और बाकी एक H पॉजिटिव और आई नेगेटिव ऑलरेडी था इक्वेशन में। अब देखो H2O2 आई नेगेटिव 2 बार है तो इसमें पावर 2 आ जाएगा, और H पॉजिटिव आइन भी 2 बार है तो इसमें पावर 2 आ जाएगा। मतलब आई नेगेटिव के रिस्पेक्ट से बन रहा है सेकेंड ऑर्डर, H पॉजिटिव आइन के रिस्पेक्ट से बन रहा है सेकेंड ऑर्डर, मतलब और H2O2 के रिस्पेक्ट से बन रहा है फर्स्ट ऑर्डर। तो A जो है वो H2O2 का ऑर्डर है, तो A की जगह जो वैल्यू आ जाएगी वो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगी। B जो है वो आई नेगेटिव का ऑर्डर है, जो कि आई नेगेटिव की पावर 2 आई है, तो B की जगह ऑर्डर 2 आ जाएगा। और C की जगह H पॉजिटिव आइन का जो ऑर्डर है वो C है, C इज सेकेंड ऑर्डर H नेगेटिव आइन का। अभी समझ आई ये वाली बात? इसी तरह क्या आप मुझे स्टेप 1 का, अगर स्टेप 1 को स्लोवेस्ट ओवरऑल ऑर्डर लें तो वो तो आसान है, उसमें तो डायरेक्ट ही हम जो है स्टेप 1 के लिए जो है ना, उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H2, क्योंकि रिएक्टेंट में सिर्फ H2O2 है फर्स्ट स्टेप के, और आई नेगेटिव है, और क्योंकि दोनों के दोनों मेन इक्वेशन में है, तो मुझे इनको किसी चीज से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, पावर 1 1 आ रही है ना। तो H2O2 A जो है वो H2O2 का ऑर्डर है जो कि फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, B जो है वो आई नेगेटिव का ऑर्डर है जो कि फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, और H पॉजिटिव आइन तो रेट इक्वेशन में आ ही नहीं रहा ना, मतलब फर्स्ट स्टेप के हिसाब से, तो उसके रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर हो जाएगा। तो स्टेप 1 के हिसाब से ही है, जो ऊपर हमने काम किया है स्टेप 3 का लंबा काम था बस। और स्टेप 2 के रिस्पेक्ट से जरा ऑर्डर्स बता दो तुम लोग क्या बनने चाहिए। स्टेप 2 में भी रिप्लेसमेंट आएगी ना, स्टेप 2 में जो रिएक्टेंट्स हैं वो आईओ नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। अब आईओ नेगेटिव मेन इक्वेशन में नहीं है, तो आईओ नेगेटिव को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, वो कहाँ से रिप्लेस करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर से, तो फर्स्ट स्टेप से। सलमान, किस्सा बताओगे क्या ऑर्डर बनेगा? आईओ नेगेटिव को मैं किससे रिप्लेस करूं? आईओ नेगेटिव बना है मेरा, जो वैसे मैंने ये बनाया था ना अपना स्टेप 3 के लिए, ये वाली चीज। तो हम इसको ना यहाँ पे इस चीज से रिप्लेस करने वाले हैं। तो आईओ नेगेटिव की जगह H2O2 आ जाएगा और आई नेगेटिव आ जाएगा, और H पॉजिटिव आइन तो पहले से है, तो एक H2O2 एक बार आ रहा है। इससे बेटा बात समझ नहीं आई आपकी, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये सारे एक एक बार ही आ रहे हैं, पावर 1 1 ही आ रही है, तो सबका ऑर्डर जो है वो 1 1 1 बन जाएगा इसमें।
समझ आई वाली बात? H2O2 को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि H2O2 तो मेन इक्वेशन में है ना हमारे पास। तो व्हाई आर यू रिप्लेसिंग H2O2? इसका बेटा माइक खोल के पूछ लो अगर कंफ्यूजन है तो। स्टेप अच्छा, स्टेप 2 की बात करो स्टेप 1 की? स्टेप 2 की बात कर रहा हूँ। देखो किस्सा, आयन नेगेटिव आयन को हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, और उसको रिप्लेस हम सिर्फ H2O2 से नहीं करेंगे, क्योंकि आयन नेगेटिव आयन जो बना है वो H2O2 और I नेगेटिव दोनों से बना है ना। तो उस इक्वेशन के जितने भी रिएक्टेंट है दोनों लेंगे, I नेगेटिव भी लेंगे और H2O2 भी लेंगे। तो IO नेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O2 एंड I नेगेटिव बोथ। इसलिए मैंने IO नेगेटिव की जगह देखो H2O2 और I नेगेटिव दोनों लिए। अच्छा तुम क्या सर पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि सर हम HOI को रिप्लेस नहीं कर सकते? किसको? HOI को स्टेप 2 के अंदर जो दिया हुआ है HOI, अगर हम उसको रिप्लेस करें तो H2O2 और I नेगेटिव और H पॉजिटिव बना रहा है वो, तो उसके रिस्पेक्ट से भी तो सबके ऑर्डर 1-1 आ रहे हैं। नहीं, HOI को रिप्लेस कहाँ पे करने का कह रहे हो? स्टेप, जब तुमने स्टेप 1 स्लोवेस्ट ओवरऑल लिया है या स्टेप 2 लिया है? स्टेप 2। तो स्टेप 2 में HOI तो आया ही नहीं था ना, H2O2। देखो स्टेप 2 में आयो नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन आया था, HOI तो आया ही नहीं था। तो प्रोडक्ट साइड पे आया है, आयो नेगेटिव आया है ना। तो आयो नेगेटिव प्रोडक्ट साइड पे कौन से स्टेप में दिया हुआ है? पहले स्टेप में दिया हुआ है IO-1। HOI तो आ ही नहीं रहा था हमारे पास, तो उसको मैं रिप्लेस क्यों करूंगा स्टेप 2 के लिए? तो ये जब भी प्रोडक्ट होगा तो हम इसको नहीं लेंगे। स्लोएस्ट जो भी स्लोएस्ट स्टेप होगा उसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जो भी उसका रिएक्टेंट होगा हम उसको यूज करते हुए जो उसका ए और बी की जो वैल्यूज होंगी वो भी डिटरमाइन करेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। अच्छा जो क्वेश्चन बताए ना होमवर्क में वो जरूर करना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करें। अब इस चैप्टर का बस एक छोटा सा पार्ट रह गया है, ये क्वेश्चन भी आगे थोड़ा कंप्लीट कर लेना। कि बाकी सारी चीजें वैसी है। November 8 का पेपर 4 है, क्वेश्चन 2। तो बाकी इस चैप्टर में एक बस छोटी सी चीज रह गई है, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे उसको। ठीक है, जा सकते हो अभी। अल्लाह हाफिज।